देश में कुछ भी हो जी। राजनीति हमारे जीवन को प्रभावित करती है, हमारे देश की हर घटना को प्रभावित करती है। और देश में दो तरह की राजनीति चल रही है। एक वो राजनीति चल रही है जो देश में विघटनकारियों का और धार्मिक जो उन्नाव को बढ़ाने का काम कर रही है, धार्मिक ताने बाने के इर्द गिर्द राजनीति घूम रही है। और एक वो राजनीति है जो मूल्यों पर आधारित राजनीति हो रही है। इसी संदर्भ में मैं बात करना चाहूँगा कि जो केंद्र की सरकार है, जो 2014 में जो बातें करती थी, 2014 के जो मोदी जी थे, अगर उस तरह की जो बातें करके आए थे, उस तरह का काम करते रहते, तो आज ये मणिपुर में भी दंगे नहीं होते, नूह में भी दंगे नहीं होते। वो मुंह में राम बगल में छुरी वाली बातें, कहावतें इन लोगों के ऊपर लागू हो रही हैं और देश में जगह जगह झगड़े, जगह जगह कमज़ोर लोगों को दबाने की राजनीति हो रही है। सर, कहा यह जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से 2014 के बाद दंगे और बड़े हैं, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ हों, SC/ST के खिलाफ हों, ये एक सोची समझी साजिश है, क्या मानते हैं आप? वही तो हम कह रहे हैं, बात कमज़ोर आदमियों को दबाने के काम हो रहे हैं। कमज़ोर जो भी है, अब आप देखिए मणिपुर में हम ये नहीं कह सकते कि SC/ST है या मुस्लिम है, लेकिन कमज़ोर है, जो कमज़ोर है उसको दबाने की कोशिश हो रही है। आज कमज़ोर आदमी को दबाया जाएगा तो चाहे बिजनेस हो या कोई भी चीज़ हो, ये केंद्र में बैठी सरकार सिर्फ कुछ ताकतवर लोगों के लिए काम कर रही है। बिजनेस में भी आप देखिए कुछ चुनिंदा घराने हैं, अगर 20, 30, 40 घरानों की बात की जाए तो उनको सपोर्ट मिलता है, बाकी किसी व्यापारी को, मध्यम वर्ग के व्यापारी को, किसी को कुछ भी सपोर्ट सरकार की तरफ से नहीं मिलता। सर, जब दंगा हुआ है देश में, बीजेपी फुल मजबूती से आई है। क्या लगता है कि देश में अब फिर से वही रणनीति शुरू होगी 2024 के लिए? देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि दंगा बीजेपी कराती है, लेकिन हाँ, बीजेपी दंगों से परहेज भी नहीं करती, ये भी एक सच्चाई है। सर, एक और दंगे जो है रुकने का नाम नहीं ले रहे। हरियाणा, मेवात, गुड़गांव जैसे जगहों पर दंगे जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी ओर 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, 2024 में मोदी सरकार नहीं आ रही, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ रही। अमित शाह जी का बयान आया 300 से पार रहेगी हमारी बहुमत। नहीं, वो तो दिल्ली में भी 60 से पार जा रहे थे और कर्नाटका में भी जा रहे थे। वो कहने से नहीं होता, करने से होता है। वो तो उन्होंने हमारी पार्टी को सुपारी पार्टी कह दिया, छोटी सुपारी पार्टी कह दिया, लेकिन ऐसे कहने से वही अमित शाह 2015 के इलेक्शन में पर्चे बांट रहे थे, तो दिल्ली की गलियों में पर्चे बांट रहे थे और 3 सीटें उनकी 70 में से आई थी। ट्रेन में एक पुलिस ऑफिसर ने बीजेपी को वोट देने के लिए ही कहा और उस पर गोली चलाने शुरू कर दिया। कई लोग घायल हुए। इस विषय पर क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी वोट नहीं देंगे, उसको गोली मार देंगे? कुछ लोग होते हैं अंधभक्त, वो ऐसा काम करते हैं और ये नहीं होना चाहिए। जुर्म को लेकर के जो बोला है मोदी जी ने कि बख्शा नहीं जाएगा कोई भी, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है सर? तो करें ना मोदी जी, करते क्यों नहीं है? कहते तो हैं, करें तो बहुत अच्छी बात है कि बख्शें ना, किसी को भी ना बख्शें। हम भी जुर्म करें, हमें भी ना बख्शें। तो क्या लग रहा है सर, जो कुछ लोगों को बख्श देते हैं, कुछ लोगों को नहीं बख्शते, ये तो गलत है। आखिर ये दंगे कब तक शांत होंगे सर? ये दंगे तो जब तक सरकारें चाहेंगी तब तक चलते रहेंगे। पूरे देश में दंगा का माहौल बन चुका है। क्या लगता है कि अब राष्ट्रपति शासन आनी चाहिए? मणिपुर में तो राष्ट्रपति शासन इनको पहले ही लगा देना चाहिए था। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन ना लगाने का कोई कारण समझ में नहीं आता। जब मुख्यमंत्री मणिपुर के खुद इस सब में संलिप्त हैं, तो राष्ट्रपति शासन ना लगाने का कोई कारण मुझे तो समझ नहीं आता। उन्होंने एक बयान और भी दिया है कि मणिपुर में जो दंगे, ऐसे दंगे होते ही रहते हैं। मणिपुर में इस तरह के दंगे नहीं होते, थोड़ा बहुत तो रहता है क्योंकि बॉर्डर का एरिया है, तो कुछ लोग बाहर से आते हैं, तो कुछ होता है, छोटा मोटा होता रहता है, लेकिन इस लेवल के दंगे कभी सुने ही नहीं हमने। मणिपुर के जो राज्यपाल है उनका एक बयान है कि जिस तरीके का इस बार दंगा देखने को मिला, महिला के साथ जो वरीयता हुई, आज से पहले कभी नहीं देखने को मिली। बहुत दुखी थी, राष्ट्रपति शासन की बात भी कर रही थी, फिर भी उनकी बात मानी नहीं जा रही। ऐसा क्यों? किसी की भी बात नहीं मानी जा रही, उस आदमी की बात नहीं मानी जा रही जो कारगिल युद्ध में देश के लिए सीमा पर लड़ा और उसकी बीवी के साथ बलात्कार हुआ, उसको उसकी परेड कराई गई कपड़े उतार के,
उसकी नहीं सुनी गई तो फिर किसकी सुनी जाएगी। मानवता को बेच के खा गए ये लोग। 2019 में फौजियों के नाम पर वोट लिया गया था और उन पे अच्छी सफलता मिली थी। क्या लगता है कि 2024 आने से पहले कुछ ऐसे ही बहुत बड़ा माहौल बना के वोट लेने की तैयारी है? देखिए, ये सब जो आप लोग सोचते हो, बाकी लोग सोचते हैं कि कुछ ना कुछ मोदी जी ऐसा कर लेंगे कि 2014 आते 24 आते फिर मोदी जी आ जाएंगे। इस बार ऐसा नहीं होगा। ये आप दावे के साथ इस बार ऐसे नहीं विकल्प होगा। क्या है? देखिए, मोदी जी मंदिर के मुद्दे को भुना चुके हैं, ठीक है। अब मंदिर दोबारा बनाएंगे। देखो, मंदिर जो बना था वो मैं उसे ऐसे मानता हूँ कि मंदिर बना था तो भाई की जैसे शादी होती है ना किसी की, उसमें डांस कर लेते हैं। जब उसके बच्चे होते हैं ना, उस पर वो डांस नहीं होता, सिर्फ केक का पीस खा के चले जाते हैं। सर, पूरा विपक्ष इकट्ठा हो चुका है इस वक्त और ईवीएम पे किसी ने सवाल नहीं उठाया। आपकी पार्टी क्या ईवीएम पे सवाल उठाएंगे? ईवीएम ही इनके पास एकमात्र सहारा रह गया है। इनको पता है कि ये हार जाएंगे। तो फिर इससे पार कैसे पा पाएंगे? अगर ईवीएम जो अभी भी लगभग 11 लाख 22 लाख ईवीएम गायब हैं, वो वापस आ जाती है इलेक्शन में, तो क्या होगा? अब देखिए, पूरा गठबंधन, पूरा इंडिया लगा हुआ है इसमें जी। कि कैसे करना है। सब लोग सोचेंगे मिलकर, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। सर, आखिरी सवाल यह है कि 2024 में मोदी जी के अलावा आपको विकल्प क्या दिखाई देता है? देखो, मोदी जी का विकल्प मोदी जी है। 2014 का मोदी और 2024 का मोदी। मोदी की जो एंटी इनकम्बेंसी है, मोदी जी को 2014 में हो सकता है आपने भी वोट दिया हो सकता है मैंने भी वोट दिया हो, क्योंकि एक उम्मीद लग रही थी कि देश बदलेगा। लेकिन देश नहीं बदला, देश और बुरा हाल हो गया देश का। तो इसलिए अब मोदी के खिलाफ वोट पड़ेगा। उनके खिलाफ कौन खड़ा होगा, इससे लोगों को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मोदी को हटाना है, मोदी हटाओ, देश बचाओ। टीवी में एनडीए को लेकर के जो बताया जा रहा है कि 50% बहुमत रहेगी। एनडीए जी वो तो इनके अपने सर्वे होते हैं, जो मर्जी कराओ जी। कुछ नहीं है। विपक्ष के पास सबसे बड़ा प्रधानमंत्री का दावेदार चेहरा कौन हो सकता है? विपक्ष के पास मुझे पता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। कोई बात नहीं सर, आप ठीक है, वक्त आने पर बता दिया जाएगा और इंडिया का पीएम वही बनेगा। जी। तो ये थे राजकुमार आनंद जी, जिन्होंने अपनी बातों को रखा और अपनी बातों से बताया कि किस प्रकार से देश में हिंसा पर रोक लगाई जा सकती है और किस प्रकार 2024 में सत्ता किसको प्राप्ति होती है। वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मैं ललित चौधरी, नमस्कार, धन्यवाद।